बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में सूबाई असेंबली की नशिस्त PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सियासी मुखालिफिन की नोक झोंक भी जारी है। इल्जामात और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। इंतखाबी हल्के में उम्मीदवारों और सियासी रहनुमाओं के दौरे और इल्जामात की बौछार भी हो रही है। धांधली के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सईद गनी कहते हैं कि मेरे अजीज को हिरासत में लिया गया है, वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। PS 114 में ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी दंगल और पोलिंग का अमल जारी है। बास पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल ताखीर से शुरू होने की शिकायत भी मिली। चनेसर गोठ में पोलिंग स्टेशन की इमारत के बाहर सियासी कारकुनान आमने सामने आ गए और नारेबाजी की। उधर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने पोलिंग स्टेशन में खवातीन से बदतमीजी का इल्जाम आयद किया। अगर हमारी नीयत होती कि दांधी करवाएं, हम खुद दरख्वास्त न करते इलेक्शन कमीशन से कि आप हर पोलिंग बूथ के अंदर फौज को खड़ा करो। फौज नहीं, लेकिन रेंजर्स आई, वो भी हमारी दरख्वास्त पे आई है। हमारी नीयत ये है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और हलीम आदिल शेख ने हल्के में हाथ मिलाए तो कहीं इनके कारकुनान ने आमने सामने आकर नारेबाजी की। इमरान इस्माइल, अली जैदी, नजीब हारून ने भी हल्के का दौरा किया। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी और उम्मीदवार कामरान टिसोरी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल और तशद्दुद करने का इल्जाम आयद किया। इंतजामिया जिम्मेदारों की हालात खराब हो रहे हैं, वोट डालकर लोग वहीं खड़े रहते हैं और आने वाले लोगों को गाइड भी करते हैं और डांटते भी हैं और जबरदस्ती वोट डलवा रहे हैं। मैं मजम्मत कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पोलिंग रोकी जाए जब तक इलेक्शन कमीशन इस पर काबू नहीं पा लेता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने कहा कि वो चीफ पोलिंग एजेंट हैं, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार महमूदाबाद चर्च में दुआया तकरीब और सियासी जमातों के कैंप्स पर भी गए। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि MQM के कैंप उखाड़े जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गुंडा नासिर ने तशद्दुद मुसल्लत करने की कोशिश की। महफूज यार खान हमारे MPA को ज़दोकोफ किया गया। हमारा कैंप हमारे कैंप उखाड़े गए। हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो निकाल बाहर किए गए। लेकिन तमाम मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद भी मैं अपने मुस्लिम लीग नून के भाइयों के सामने भी अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए दावा करूंगा और इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने जिस तरह मस्बत माहौल कायम रखा। पोलिंग के दौरान सियासी रहनुमाओं के दौरे, मेल मिलाप, इल्जामात और कारकुनान की नोक झोंक जारी रही। 2 अफराद को धांधली के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। ताहम सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बायस कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। रिपोर्ट आपने देखी। PS 114 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद, उनसे मजीद जानेंगे। कसीम, अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। किस मकाम पर आप मौजूद हैं और कैसा रहा आज पूरा दिन पोलिंग का अमल? टर्न आउट कैसा देखा आपने? जी अफसा, ये महमूदाबाद नंबर 6 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 56 है। सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं PS 114 के लिए पोलिंग के मजीद वक्त में। इसके बाद जो पोलिंग का वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है कि नाखुशगवार वाक़यात के बावजूद इस वक्त में इजाफा नहीं किया जाएगा। मेरे अक़ब में जो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार देख रहे हैं, जब वोटर्स यहाँ पर एंटर होते हैं तो उनका कौमी शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है वोट कास्ट करने के लिए। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ये भी कह चुका है कि अगर कौमी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड होगा तो उसके बावजूद आपको वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। तहम उसके अलावा किसी और शनाख्त पर आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। एक तरफ जहां पर सियासी जमातें एक दूसरे से सफ आ रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन में टोटल 4600 वोट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 1300 अभी तक कास्ट हो चुके हैं। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो टर्न आउट है वो कोई 25 से 26% के दरमियान है, जो कि ज़िमनी इंतखाब में माजी में इससे कबल हमें इतनी बड़ी तादाद में देखने को नहीं आया। जबकि 2 घंटे अभी मजीद
बाकी हैं पोलिंग के, तो यहाँ पर जो पोलिंग है वो स्मूथली चल रही है। सियासी जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं। चनेसर गोट से जहाँ हमारे दीगर नुमाइंदगान रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से नाखुशगवार वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गो के बाहर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, धूल मिट्टी बहुत है। उसके बावजूद लोगों ने आज छुट्टी का जो रोज़ है वो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज़ किया और यहाँ पर आए हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इस हल्के में 1,93,000 हैं जो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है कसीम, 25 से 26% तक टर्न आउट आप कह रहे हैं, जो कि अच्छा टर्न आउट है माजी के ज़िमनी इंतखाबात के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया आपका। चनेसर गोट का मोहम्मद कसीम सही जिक्र कर रहे थे, जहां नाखुशगवार वाक़यात पेश आए वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। राना जावेद, कहिएगा, एक दो वाक़यात इस तरह के हुए हैं जब दो जमातों के कारकुन आपस में लड़ भी पड़े, एक को हिरासत में भी लिया गया शख्स को। क्या इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं? पोलिंग जारी है बगैर किसी तातुल के? जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन के अंदर तो पोलिंग जारी है, लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर वक्फे से कशीदगी होती है। जहां इलेक्शन की गहमा गहमी है वहीं गर्मा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पहले जो कारकुनान जमा थे वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद थे, लेकिन अब उन सबको बाहर निकाल दिया गया। और ये मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि ये गली भी बंद कर दी है। रेंजर्स के एहलकार यहाँ मौजूद हैं। इस पूरी रोड पर जो वोट डालने के लिए उससे पहले यहाँ चेक किया। जी, राना जावेद से रब्ता मुनक़ता हुआ है। PS 114 इलेक्शन का अहवाल आपको दे रहे हैं, जहां पोलिंग जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पोलिंग स्टेशंस हैं। कहीं कहीं से रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि जमातों के कारकुन आपस में गुत्तम गुत्ता भी हुए हैं, लेकिन रेंजर्स मौके पर पहुंची है और सूरत हाल को कंट्रोल किया है। MQM के रहनुमा आमिर खान ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि हमारे चीफ पोलिंग एजेंट पर तशद्दुद किया गया। अपनी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की सरपरस्ती में मुखालिफिन से ज्यादती की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इम्तियाज शाह धांधली करा रहा है और पुलिस का किरदार भी दुरुस्त नहीं है, हुकूमत का साथ दे रही है। आमिर खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे चीफ पोलिंग एजेंट पर तशद्दुद किया गया है और हुकूमत की सरपरस्ती में मुखालिफिन से ज्यादती की जा रही है। इलाके के जो चीफ पोलिंग एजेंट हैं हमारे, ये ताहिर हाशमी साहब, इनके ऊपर भी तशद्दुद किया। इनके जो पतंग के निशान लगे थे वो नोचे गए, फाड़े गए, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और ये सुबह से ये बदमाशी का अमल जारी है और खुद जो है वो टोपियाँ और टी शर्टें पहन के घूम रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ये सारी जुल्म और ज़्यादती, नाइंसाफ़ी सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है और पूरे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर पार्टीज़ भी इस बात के ऊपर एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी खुली जानिबदारी और बदमाशी का मुजाहिरा कर रही है। कराची के इलाके PS 114 के इलाके कश्मीर कॉलोनी में ज़िमनी इंतखाब की क्या सूरत हाल है और अवाम किस हद तक अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, PS 114 में ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में जो अब हमें नज़र आ रहा है, जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में निकले हैं। इतवार का भी दिन था तो सुबह के औकात में हमने देखा था कि लोगों की काफ़ी कम तादाद थी। स्पेशली अब 1 बजे के बाद जो है लोग अपने अहल खाना के साथ ख़वातीन वोटर्स भी बड़ी तादाद में निकले हैं, लोग भी निकले हैं अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर कॉलोनी में और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसी तरह मेरे राइट पे भी लेफ्ट पे पीपल्स पार्टी का कैंप था, राइट पे जो यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कैंप है और इसी तरह पीछे जो है जमात इस्लामी और दीगर जमातों के जो है कैंप्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी हमें नज़र आ रही है। अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग के ख़त्म होने में, तो लोग जो है अब बड़ी तादाद में निकल भी रहे हैं कि जी फौरी तौर पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और अपना उम्मीदवार जो है उसको चुन सकें। जी, पीपल्स पार्टी के सईद गनी इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। आप वोटर को छोड़िए, आप पर्ची चेक कीजिए, शनाख्ती कार्ड चेक कीजिए, तलाशी लीजिए, अंदर आपका जवान खड़ा है वो हर आदमी पे नज़र रखे, सबको देखे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो यहाँ हो रहा है देखें, मेरी अभी भी कोशिश है और आपने देखा कि सुबह से जो हालत है उसके बावजूद हमारे वोटर्स आ रहे हैं। अगर उनको मज़ीद किसी तरीके से रोका गया, तो रुकावट डाली गई तो ज़ाहिर है मैं अपने लाए अमल का ऐलान करूँगा। लेकिन फ़िल वक्त मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि चनेसर गोट के लोगों को उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह इस हल्के के दीगर स्कूलों में लोगों को किया जा रहा है।
आप जाइए, आप गाड़ियाँ से निकालिए, आप स्कूलों का विजिट तो करें ना, आपको पता चलेगा कि बाकी स्कूलों में नॉर्मल किस तरह चल रही है। यार यहाँ पूरी फौज लगाई होगी, हम जंग लड़ने के लिए बैठे हैं, मतलब इतना। अरे मेरे भाई, वो मैं पहले पार्टी में था, MQ में भी गया, नून की तरफ भी गया, PTI में रात को गया, वो पता नहीं फिरता रहता है, वो कोई बात नहीं है। आमिर खान यहाँ आधा घंटा बैठ के गया अंदर, आधा घंटा, उसका कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सईद गनी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रहे, सईद गनी को पोलिंग स्टेशन में जाने से आज रोका गया था। भरपूर एहतजाज इस पर उनका किया गया। अभी उन्होंने कहा कि अगर मजीद हमारे वोटर्स को रोका गया तो आवाज़ उठाएंगे। PS 114 की सूरत हाल में खुशगवार तब्दीली देखी जा रही है। सियासी रहनुमा एक दूसरे के कैंप्स पर जाकर मुलाकातें भी कर रहे हैं और इन मुलाकातों का अहवाल बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महमूदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंप पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार खुद तशरीफ लाए हैं। इनसे बात करते हैं। जी फारूक भाई, बताइएगा, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं मोहब्बत और अमन का पैगाम लाया हूँ और मैंने पीपल्स पार्टी के कैंप पर भी विजिट किया और मुस्लिम लीग नून के कैंप पे भी किया और मैं अब PTI के कैंप पर भी जाऊंगा। मैंने सारी सियासी जमातों के कारकुनान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया कि मजमूई तौर पर अमन को कायम रखने के लिए और पुरअमन सियासी सरगर्मी और इंतखाबी सरगर्मी को फरोग देने के लिए एक एक सियासी कारकुन ने अपना किरदार अदा किया, चाहे वो MQM का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PMLN का हो, PTI का हो, किसी का भी हो। हमने सबको खराज तहसीन पेश किया। आज बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ये बात साबित हो जाएगी कि MQM का वोट बैंक, महाजिरों का वोट बैंक और उनके साथ जो मजलूम जुड़े हुए हैं वो किसी हाल में MQM को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। MQM ही गरीब और मुतवसत तबके की भाई जमात है। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि लोग बगैर किसी खौफ के वोट देने के लिए निकले हैं। लोगों का इतनी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकलना इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि 92 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पर बदमज़गी हुई, जिसका फौरी तौर पर सद्देबाब किया गया। हम सब के लिए बड़ी इत्मीनान की बात है, वो ये है कि लोग बहुत तादाद में बाहर निकले और बगैर किसी प्रेशर से बड़े जोश और जज्बे से वोटिंग कर रहे हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 92 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन पे ऐसा वाक़या हुआ। क्या पूरे PS 114 के बारे में हमें ये तासुर देना चाहिए कि वहाँ कोई आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है? तो एक पोलिंग स्टेशन पे अगर हो गया तो उसका सद्देबाब भी उसी वक्त कर लिया गया था। मैं तमाम पार्टीज़ के उम्मीदवारों से, उनके सपोर्टर्स से, उनके पॉलिटिकल एजेंट से, मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़रूर समझें कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, ओवरऑल दहशत गर्दी का क्या थ्रेट है। ये हमारी मजबूरी है कि जो हालात चल रहे हैं उनमें हमें हर वोटर को, चाहे वो औरत है या मर्द है, हर विजिटर को, चाहे वो पोलिंग एजेंट है, उम्मीदवार है या मीडिया का बंदा है, उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से पहले उसकी तलाशी लेना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारी इस मजबूरी को समझे और हमारे साथ तावन करें। अगर किसी भी बंदे पे, किसी भी वर्कर पे तशद्दुद किया गया तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में कानून के मुताबिक उसकी शिकायत दर्ज कराएं। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमने आपसे एतमाद का वोट मांगा। नवाज शरीफ ने कौम से कुछ वादे किए, उनमें सबसे बड़ा वादा यह था कि हम तवानाई के बहरान को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कराची का अमन बहाल करेंगे, बलोचिस्तान की रौनक शहरों की वापस लाएंगे, बलोचिस्तान को कौमी धारे में लाएंगे। हमने आपसे वादा किया था कि दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ डालेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि कारोबार का पहिया चलाएंगे। हमने आपसे वादा किया था
कि पाकिस्तान के कौमी वकार की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आने वाली नस्लों को एक दमकता चमकता रोशन पाकिस्तान देंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी आने वाली नस्लों को दहशतगर्दी की आग में झुलसता पाकिस्तान नहीं देंगे। 4 बरस गुजर गए हैं अवाम की अदालत में पेश होने में 1 बरस से कुछ कम अरसा बाकी है, लेकिन मेरे हमवतनों, मेरे हमदमों, मेरे हमसफरों, पहले दिन से हमें काम नहीं करने दिया गया। वो लोग जो इस मुल्क में जमहूरी हुकूमतें नहीं चाहते, वो माइंडसेट, वो सोच जो हर जमहूरी हुकूमत को अड़ंगे देती है, जा बजा पाई जाती है इस मुल्क में। वो सोच जो इस मुल्क की तरक्की नहीं जाती, मुल्क के बाहर पूरी तरह मौजूद है। पाकिस्तान ताकतवर हमसायों के झुरमट में वाक़े है। पाकिस्तान आइसलैंड नहीं है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, 50 लाख का मुल्क नहीं है। पाकिस्तानियों, आपको खुद शायद अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन दुनिया को आपकी अहमियत का अंदाजा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने कदमों पर चल पड़े, अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, गुर्बत और जहालत हम दूर करने में कामयाब हो जाएं, अगर हमारी मईशत मजबूत हो जाए, तो फिर पाकिस्तान सिर्फ अपने लोगों की रोटी रोजी और कपड़ा पूरा नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान साथ वालों की मदद करने के भी काबिल है। लेकिन बाज़ आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को दस्ते नगर बनाकर रखना चाहती हैं। वो ये चाहते हैं कि इस तरह सिक्के फेंकें और पाकिस्तानी सिक्के जो हैं वो अपनी जबान से चाट के उठा लें। ये वो ताकतें हैं जो माजी में जब मदद देती थी, हाथ और पांव के अंगूठे लगवाती थी, अड्डे मांगती थी, रास्ते मांगते थे, राहदारियां मांगते थे। ये वही ताकतें हैं जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहती थी। लेकिन अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ही के दौर में आप एटमी ताकत बने, और अगर एटमी धमाके ना किए जाते तो हिंदुस्तान से कुछ बाइद नहीं था, जो रोज जंगें करता है हमारे साथ, हमारी आबी नाकाबंदी करता है, कश्मीरियों पर जुल्म करता है, और उसे पाकिस्तान की खुशहाली एक आंख नहीं भाती। और हिंदू बनने की मखसूस सोच 70 साल गुजरने के बावजूद भी तब्दील नहीं हुई, और कायद आज़म ने उन्हें सही पहचाना था। अगर उनमें इस्लाह की गुंजाइश होती तो कायद आज़म से बड़ा मुदब्बर, रिफॉर्मर और इकट्ठे रह के जिंदगी गुजारने का हामी शायद कोई दूसरा नहीं था। पर कायद ने और मुस्लिम इंडिया की लीडरशिप ने उन्हें पहचान लिया था। तो अब जबकि सी पैक आ रहा है, सी पैक क्या है? सी पैक खुशहाली का एक अजीम मंसूबा है। सी पैक की खुशहाली किसी खानदान की खुशहाली नहीं है। जब सड़कें बनती हैं, जब रेलवे ट्रैक बिछते हैं, जब बिजली घर बनते हैं, जब गैस की पाइपलाइनें बिछती हैं, उसके बेनिफिशरी पूरी कौम होती है। आज पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछ रहा है, उन्हें कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तानी। आज पावर प्लांट लग रहे हैं, जिन्नाती रफ्तार से जितना काम 60 साल में नहीं हुआ, पावर सेक्टर में हमने 4 साल के अंदर किया है। लेकिन बीमारी इतनी बड़ी थी, ना बिजली की प्रोडक्शन हो रही थी,
ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, ना ट्रांसमिशन का सिस्टम ठीक था, कोई भी चीज ठीक नहीं थी। जीरो से स्क्रैच से काम किया है, खजाना खाली था। हम अजीम चीनी कौम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अपना रुख किया। ये रुख मुश्क के दौर में क्यों नहीं किया? ये रुख चाइनीज ने परवेज मुशर्रफ भगोड़े के दौर में क्यों नहीं किया? ये रुख हजरत आसिफ अली जरदारी के दौर में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पाकिस्तान भी आई था। नारा नहीं बेटे, ठहर जाओ बेटा, बात कर लो, क्योंकि यार सुनो ना, बैठ जाए जरा। क्यों ये रुख मुझे बताएं, ये रुख माजी की हुकूमतों के दौर में चीनियों ने पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं किया? ये जो अजीम तुर्क कौम है, तुर्की, ये हमारी, इनकी मोहब्बत तो तारीखी मोहब्बत है। ये मोहब्बत जरदारी साहब के दौर में या मुशर्रफ गासिब के दौर में किधर गुम हो गई थी? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें थी उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। आज जब नवाज शरीफ साहब आते हैं, जब मुस्लिम लीग नून आती है, क्रेडिबिलिटी साथ लाती है। तो अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी को अटैक कर दो। नवाज शरीफ अगर क्रेडिबल नहीं रहेगा, अगर मुस्लिम लीग नून लोगों का एतमाद खो देगी, कोई साजिश करने की फिर पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, मुस्लिम लीग का नजरिया पाकिस्तान की लाइन ऑफ डिफेंस है। हम महज सियासी जमात नहीं है, हम एक नजरिए के अलंबरदार हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दूसरा नाम है। पाकिस्तान की सियासत के अबवाब मुस्लिम लीग के नजरिए के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। हमें कान से पकड़ के हमें कान से पकड़ के सियासत से निकालने की कोशिश करोगे तो दरअसल मुल्क से सियासत को बेदखल करोगे। ये बात बहुत से कोशिश करते फारिग हो गए, उन्हें समझ नहीं आई। बाकी नवाज शरीफ साहब का मामला ये है कि उर्फी तुमी अंदेश, फारसी का शेर है, मतलब ही बताता हूं। उर्फी तुमी अंदेश ज़ग़ाग़ाए रकीबा, आवाज़ सगा कम न कुनत रिस्क गदारा। फारसी का शेर है, मैंने नहीं कहा, पर इसकी उर्दू ये है। उर्फी जो मशहूर शायर है फारसी के, वो ये कहते हैं कि रकीबों के शोर शराबे से, दुश्मनों के शोर शराबे से अपना दिल छोटा ना कर है उर्फी, क्योंकि दरवेश चलता रहता है और कुत्तों की आवाज आती रहती है। आवाज सगा, आवाज सगा, सुने यार सुने, आवाज सगा कम न कुनद रिस्क गदारा। सो मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों, अपने नजरिए पे डटे रहो। तुम्हारा लीडर सादक भी है और अमीन भी है। तुम्हारा लीडर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला लीडर है। तुम्हारा और मेरा लीडर एटम बम बनाता है, मोटरवेज बनाता है, उसका कल्चर लाता है। ये सेलुलर फोन, इसकी टेक्नोलॉजी नवाज शरीफ लाए। चारों सूबों में वाटर रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ ने किया। आज भी
चारों सूबों की जंजीर नवाज शरीफ ही है बाइंडिंग फोर्स। आज भी छोटे सूबों के नुमाइंदे नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं। इसलिए अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाना है तो फिर मुस्लिम लीग के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ को गंदा करो, इतना गंदा करो कि लोग बदजन हो जाएं। बोलते जाओ, शोर मचाते जाओ, गालियां दो, इल्जाम लगाओ और इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे। कहते हैं करप्शन की है, आए इसका जायजा लें। करप्शन किसने की है और कब की है और किधर की है? एक ऐसा मुकदमा है जिसमें आप पर इल्जाम है कि आपने कत्ल किया है, मकतूल का नाम पता नहीं है, एड्रेस भी पता नहीं है, बॉडी भी नहीं पता किधर है, लेकिन चूंकि कुछ सुर्ख निशान नजर आए हैं तो ये खून के धब्बे हैं और आप कातिल हैं, अपनी सफाई दें। तो ये सफाई कहां तक दी जाए मुझे बताएं। और अगर सफाई देनी है पूरी पूरी तो फिर वो वक्त आ रहा है। वो सफाई फिर सबसे बड़ी अदालत जो दुनिया में है वो अवाम की अदालत है। वहां जब जाएंगे तो फिर पूरी सफाई देंगे, अपनी सफाई भी देंगे, बाकियों की धुलाई भी करेंगे वहां जाके, बाकियों की धुलाई भी करेंगे। ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कौन कौन खेल में शरीक है। ये नहीं कि हमें मालूम नहीं है कहां कहां से ताली बजती है। हम जानते हैं, हमें आवाज आती है, हमने सारी जिंदगी सियासत की है। इमरान खान साहब आपके लिए तो सिर्फ दुआ करते हैं और डरता हूं मैं जो आप कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं सीखा। आपको शायद मालूम नहीं है कि झूठा बुहतान लगाना, इल्जाम लगाना, लोगों के ऊपर ऐब चस्पा करना और लोगों के बारे में बदगुमानी और गुमराही फैलाना गुनाह कबीरा है। और आपने पूरी नस्ल तैयार कर ली है गालियां दे दे के, जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और जब हम गलीज और नंगी गालियां अपने बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं तो बजाय गुस्सा आने के मुझ जैसा पुराना सियासी कारकुन ये सोचता है कि इनका क्या बनेगा, इन लोगों का जिन्हें गुमराह कर दिया गया है और जिन्हें ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि हर सियासतदान चोर है। और इमरान खान किसके लिए काम कर रहे हो बताओ, पता तो लग जाएगा। या तो किसी के लिए जानबूझकर काम कर रहे हो और या इतने बेवकूफ हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। तीसरी कोई बात नहीं है, या तो किसी के लिए काम करते हो। हम इल्जाम लगाना चाहें तो 100 रास्ते हैं आप पे इल्जाम लगाने के, क्योंकि शवाहिद ले जाते हैं उस तरफ जो आपकी हरकत व सकनात हैं और जो आपके करतूत हैं। लेकिन हम इस खेल में जाना नहीं चाहते। ये जितनी बात करते हैं ये भी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए करनी पड़ती है, आपने मजबूर किया इसके ऊपर हमें। ये मुस्लिम लीग नून की टोन नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग की टोन नहीं है। मुस्लिम लीगी कोई भी हो इस जबान में बात नहीं करता, मगर आपने खुद तो बदजबान है, हमारी भी जबान खराब करने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया। हम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, हमें ख्याल आ जाता है हमने ये बात नहीं कहनी। मुझे आप ये बताइए खान साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था और नफरत की सियासत करनी है तो पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो माजी की लड़ाई है उनका हाल पढ़ लो। अभी मुस्तकबिल माजी करीब की बात है, इस लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिला, सब के सब लूजर थे। इसलिए ये जो लड़ाई छेड़ी गई है और जिसमें अब और भी लोग शामिल हैं,
इमरान अकेला नहीं है, इसमें भी सब लूजर हुए। मैं आपको बता दूं, जो ये समझते हैं कि वो लूजर नहीं होंगे वो गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि मैं चुप रह सकता हूं, ये हमारे एमपीएस चुप रह सकते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी की जबान बंद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के आम आदमी की जबान पे टेप नहीं लगाई जा सकती। आम आदमी तो बोल रहा है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। आम आदमी तो बोल रहा है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं सबसे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, जो कौमी जिम्मेदारियां हम पर आयद होती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज कि जमहूरी हुकूमतों को रुसवा करके, बेइज्जत करके निकालने का एक रिवाज है पाकिस्तान में। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा, 7-8 वजीर आजम इस मुल्क में उनके साथ यही कुछ हुआ है। ये आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। तारीख का पहिया नवाज शरीफ साहब ने कहा था उल्टा नहीं घुमाने देंगे, क्योंकि उल्टा घुमाने की कोशिश की जा रही है। केस कोई है, निकल किसी तरफ गया है। जेआईटी बनाने के मकासद और थे, जेआईटी ने कोई और धंधा काम शुरू कर दिया है। से मुकदमा जीतेंगे तो मिठाइयां तुमने खानी है। भाई ठहर जाओ ना। सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हम जीतेंगे तो मिठाई भी हम खाएंगे। अब हमें कोई नाउज बिल्ला इल्हाम नहीं हुआ था कि जो जेआईटी बनेगी वो व्हाट्सएप कॉल पे बन जाएगी, या जो जेआईटी बनेगी उसमें वो लोग डाल दिए जाएंगे या डल जाएंगे जो कोई काफली के साबिक सदर का भांजा होगा, कोई परवेज मुशर्रफ की नैब में काम करने वाला एक एहलकार होगा जो शरीफ खानदान के पीछे लगाया गया था। हमें तो मालूम नहीं था, और जब मालूम हुआ तो हमने ये एतराज़ पार्टी में किया। पर नवाज शरीफ साहब को क्या कह सकते हैं, उनका दिल्ली इतना बड़ा, बब्बर शहर जितना। वो उन्हें कहो जनाब ये आपके साथ ज्यादती हो रही है, वो कहते हैं अच्छा होने दो, कोई नहीं, सब्र करो। उन्हें कहते हैं कितना सब्र करना, वो कहते हैं नहीं सब्र करो। उन्हें कहते हैं जनाब ये देखें ये गड़बड़ हो रही है, वो कहते हैं तवक्कल करो। अब तवक्कल और सब्र वाला हमारा लीडर है। उन्होंने कहा कोई सवाल नहीं उठाना अदालती दायरे कार पे। ठीक है जी, जेआईटी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन ताउन करना है। कितनी पेशियां हुई हैं जेआईटी में भाई, और भी किसी की कभी पेशी हुई है इस मुल्क में? परवेज मुशर्रफ की तो कमर में दर्द हो जाता था और मैं बात करता था तो फिर क्या होता था कि आवाज़ें सगा शुरू हो जाती थी। तो कि जी आपने बात क्यों की? वो तो नहीं पेश हुआ कोर्ट के सामने, वो तो नहीं गया किसी जेआईटी के सामने। और कल ख्वाजा आसफ ने ठीक कहा कि माफिया और गॉडफादर अदालतों के सामने, बल्कि अदालतें क्या, अदालतों की बनाई हुई जेआईटी के सामने पेश नहीं होते। अदालत तो बड़ी चीज़ है। हम बार बार गए जेआईटी के सामने, बेइज्जतियां करवाई, फोन टैप करवाए, तस्वीरें लीक हुई, कोई एक बात आई है सामने। और जब हम तंग आ गए और हमें नजर आ गया कि ये रवैया जेआईटी का ये गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मुंतकिमाना है, ये एक तरफा है और ये एक माइंडसेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा, तो फिर हम बोले नहीं तो क्या करें? और हम अगर जेआईटी पर तनकीद करें तो वो गुनाह कबीरा है। और इमरान खान रोज इलेक्शन कमीशन को गालियां दे, जो एक कौमी अदारा है आईनी। जेआईटी को यकीनन मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मगर वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जेआईटी पे तनकीद हो सकती है, जेआईटी गलत करे तो डिस्कस होगी,
इसी तरह अदालतों के फैसले मानने पड़ते हैं, मानने चाहिए। यार ठहर जाओ ना, जरा बात करने दो। माने जाएंगे, लेकिन अगर एतराज होगा तो एतराज सामने लाया जाएगा कि ये हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मगर ये बताइए कि जो हमारे मोहतरम इमरान खान साहब हैं, नाम मनी ट्रेल बताते हैं, 325 कनाल के माशाल्लाह घर में रहते हैं और कहते हैं लंदन का 2.5 कमरों का फ्लैट बेचा था और ये 325 कनाल का महल बन गया। अच्छा भाई, कोई होगा ऐसा लंदन में फ्लैट? तो प्लीज मैं बात करना चाह रहा हूं, अब नहीं, खामोशी। तो सवाल ये है कि तुम इलेक्शन कमीशन में जवाब नहीं जमा कराते, उनको गालियां देते हो, वहां तो जज साहिबान बैठे हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती गालियां देते हुए? तुम्हारी जबान को लगाम देने वाला कोई नहीं है, इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। तुमने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदे कपड़े लटकाए, तुमने पाकिस्तान टेलीविजन पे अटैक किया और कब्जा कर लिया। हजरत ताहिरुल कादरी साहब के साथ मिलकर जो इनकलाब लाने आते हैं और फिर कनाडा चले जाते हैं, हर साल 12 दिन के लिए इनकलाब आता है, फिर इनकलाब कनाडा चला जाता है। फिर तुमने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया और जंगले तोड़े पार्लियामेंट हाउस के। पार्लियामेंट हाउस की कोई सैंक्टिटी या तकद्दुस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदे कपड़े लटकाओ, पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़ो, पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा करो, कैपिटल इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात करो। ये दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान के शहर लॉकडाउन हो, तुम दुश्मन की जबान बोलते हो, अपना हिसाब नहीं देते, गैर मुल्की का हिसाब मांगा जाता है, क्यों नहीं देते? देना पड़ेगा, हम तो हिसाब दे देंगे बच्चू, तुम्हारा क्या बनेगा? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज यहां बहुत से नौजवान हैं, गाली नहीं देनी, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, दलील की ताकत नहीं छोड़नी और गाली नहीं देनी, गालियां सुने लेकिन देनी नहीं है, इंतशार पैदा नहीं होने देना। कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात ना हो, कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन से पहले जलथल हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन तो हो लेकिन इस तरह हो कि मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह गंदा कर दो ताकि ये कम बैक ना कर सके। कुछ लोग जो इस मुल्क से बाहर हैं वो चाहते हैं कि इस मुल्क से जमहूरियत को चलता करो, क्योंकि पार्लियामेंट जैसी तैसी भी हो वो परवेज मुशर्रफ की तरह, कालीन की तरह बिछती नहीं है अमेरिका बहादुर के सामने, वो रेजिस्ट करती है। तो लोगों के मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, बैनुल अक़वामी एजेंडाज भी हैं, लोकल एजेंडाज भी हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो पारसा है और सिर्फ वही पारसा है, बाकी कोई पारसा नहीं है। मैदान में उतरो तो पता लगे, मैदान में आओ, लोगों से वोट मांगने पड़ते हैं। ये मेरा हल्का है, कितने लोगों को रेलवे में मुलाजमत दी है, एक आदमी हाथ खड़ा नहीं करेगा। ये हल्का फिर मेरे साथ है। कितनी मुश्किल से पहले जब मैंने आपको बुलाया, मैं नया नया वजीर बना था, 500-600 लोगों को बुलाया, उनका ख्याल था वजीर बने हैं कोई उन लोगों को नौकरियां देवेगा, और मैंने आपको ये बताया और आप गवाह हैं, मैंने कहा वजीर रेलवे और है और आपका एमएनए और आदमी है। कई लोग नाराज हुए, मनाते मनाते साल 1.5 साल गुजर गया, लेकिन नौकरियों की बंदरबांट नहीं की, क्योंकि जब आप वजीर बनते हैं या वजीर आजम बनते हैं या वजीर आला बनते हैं तो एक मिनट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कौमी खजाने पे आपकी पार्टी की दस्तरस्त हो गई है। ये गलत सोच है, हम इस नजरिए के मुखालिफ हैं। मेरिट पे नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट पे नौकरियां दी हैं।
वैसे हम करप्ट हैं, वैसे हम अपने दुश्मनों की नज़र में और मुबशर लुकमान जैसे लोगों की नज़र में हम चोर हैं। मगर हम कैसे चोर हैं कि मेरा महकमा 18 अरब रुपए कमाता था जब मुझे मिला था, और नवाज शरीफ की क़यादत में इस साल हमने 40 अरब रुपए कमा के हुकूमत को दे दिए। और अगले साल हम कैसे चोर हैं कि अगले साल 50 अरब से ऊपर इंशाल्लाह रेलवे कमा के हुकूमत को पे करेगा। वैसे हम चोर होते हैं अपने मुखालफों की नज़र में, मगर 2 करोड़ मुसाफिरों का इजाफा हुआ रेलवे में, मालगाड़ी का निज़ाम जिंदा हो गया। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सियालकोट, जहां वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जहाँ पे नौजवान नस्ल बैठी हुई है, उनको हो सकता है 24 साल पुरानी बात याद ना हो। उसके बाद दूसरा मैच फिक्स हुआ 12 अक्टूबर 1999 का। 8 साल मियां नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, कैद किया गया, हथकड़ियां लगाई गई। बदतरीन दुश्मन भी जो है उसके खिलाफ करप्शन का चार्ज जो है साबित ना कर सके कि उसने कौमी खजाने में कोई हेरा फेरी की। ये दूसरी दफा थी कि एक दफा फिर पाकिस्तान की अवाम ने अपना हक के हाकमियत इस्तेमाल करते हुए उसको दूसरी दफा वजीर आजम बनाया था। एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना पंजाब का 82 में बना, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बना, फिर दूसरी दफा 97 में वजीर आजम बना। 2008 में हम मखलूत हुकूमत में शामिल हुए। मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, और 2013 में एक नई तारीख रकम हुई। मियां नवाज शरीफ अवाम ने अपना हक के हाकमियत इस्तेमाल करते हुए उसको तीसरी दफा वजीर आजम बना। ये बाशगाफ अल्फाज में सुन लें कि इस दफा कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दोबारा करना एक घंटे नहीं, दोबारा पढ़ दे हो। वो फिर आप भी मेरे साथ मिल के पढ़े। वो मर्द नहीं, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, रात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए। सुनो इमरान खान, वो मर्द नहीं जो डर जाए। सुनो साजिशियों, वो मर्द नहीं जो डर जाए। हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाज़िम है।
ख्वाजा साद रफीक लाहौर में खिताब कर रहे थे, जज्बाती खिताब कर रहे थे। पीटीआई को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। मजीद भी सुनवाना है ख्वाजा साद रफीक को। खामोश नवाज शरीफ के मुखालिफों, खामोश। पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मनों, मुंतखब हुकूमतों को रगेदने वालों, वजीर आजम ना बन सकने की शक्ल में जलन का शिकार लोगों और पारसाई के जोम में मुब्तला लोगों, गौर से सुन लो। ना इंतशार आएगा, ना अफरा तफरी आएगी, ना जमहूरियत जाएगी और ना नवाज शरीफ तुम्हारी बदनीयती से जाएगा। यहां ए सुबह मेरे देश में तू आके रहेगी। ये भी मेरे साथ पढ़े। ए सुबह मेरे देश में, ए सुबह मेरे देश में तू आके रहेगी। ए सुबह मेरे देश में तू आके रहेगी। रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, शब के तलबगार कहां तक। ख्वाजा साद रफीक वर्कर्स से खिताब कर रहे थे और शायरी के जरिए वर्कर्स का खून गरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि JIT बनाने का मकसद कुछ और था, मकासद कुछ और थे, लेकिन JIT ने दूसरा काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं सियालकोट में ख्वाजा आसिफ, जबकि कराची में तलाल चौधरी मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। और जरदारी साहब, आपने खामोश हाथ कर लिया है इमरान खान से। नाअहल सियासतदानों का खामोश इत्तेहाद हो गया है। जरदारी साहब वजीर आजम और इमरान खान वजीर आजम और जरदारी सदर बनना चाहते हैं। ये खामोश इत्तेहाद पंजाब में बल्ले पर और सिंध में तीर पर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन कौम की आंखें बंद नहीं हैं। जरदारी साहब, आप कहते थे शेर बने, हम नाम के नहीं, हम किरदार के भी शेर हैं। हम आपकी तरह ईंट से ईंट बचाने का बयान देने के बाद भाग नहीं गए थे, छुप नहीं गए थे, डर नहीं गए थे। हमने बात की है कि कठपुतलियों का तमाशा जारी है और खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। मगर ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई खुदा का खौफ करें, कोई नया स्क्रिप्ट लिख लें। आपकी बनाई हुई कहानी से लोग अब तंग आ गए हैं। लोगों को पता है कि कहानी बनेगी, स्क्रिप्ट लिखा जाएगा और उस स्क्रिप्ट में किसी मुंतखब आदमी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगेगा। फिर उस करप्शन का इल्ज़ाम जो कभी साबित नहीं होगा, मगर हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। स्क्रिप्ट लिखने वाले जिन्होंने भुट्टो को एक फैसले से जान से मारा, अब नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। और बार बार हम कहते हैं साजिश हो रही है किसी अक्लमंद के लिए, किसी समझदार के लिए। बड़े इशारे हैं इसमें, आपने देखा होगा। और हम चाहते हैं कि कौम को पता चले। हम खामोश रहे। पहले रिट जो सुप्रीम कोर्ट में की गई उसे कहा गया फ्रेबुलस है, फिर एक्सेप्टेबल हुई, हम खामोश रहे, हमने सर झुकाए रखा। फिर कहा गया कमीशन बनेगा, हमने कहा सर आंखों पर। फिर स्क्रिप्ट लिखने वाले ने कहा कमीशन से काम नहीं बनेगा,
फिर कमीशन ना बना, हमने फिर भी सर झुका दिया। फिर दूसरा बेंच बना, फिर JIT बनी, और वो JIT जिसमें मुतनाज़े लोग नहीं, जिसके बनने का तरीकाकार भी मुतनाज़े था, जिसके बनने से लेकर उसके कल इख्तिताम तक स्वाय तनाज़ात के और कुछ नहीं है। और ये तनाज़े, ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ नून लीग के नहीं, शरीफ फैमिली के नहीं हैं। ये तो उनकी अपनी कारकर्दगी है, अपने करतूत हैं। पूरी कार्रवाई दिखाओ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये JIT बैठी हुई है हमारे सामने। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम JIT हैं। इनको दिखाओ कि नवाज शरीफ से क्या सवाल किए तुमने, और नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया। हसन और हुसैन से क्या सवाल किए तुमने, और उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारी बेटी मरियम से क्या, और लोग तो है जान आ जाए, लोगों ने नजर झुक जाती हैं, और तुम उन्होंने सामने तफ्तीश कर ली। लेकिन वो नहीं हिचकिचाया, उसने कहा मैंने अपने ऊपर इल्जाम जो है उनका जवाब देखना है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्रवाई जो है उसको मुस्तहर करो। कल कोई बोला था सिनेमा में चला दो, सिनेमा में चला दो, टीवी पे चला दो, सीढ़ियां बांट दो, खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की आवाम को पता लगना चाहिए ये 60 दिन में क्या क्या सवाल हुए, क्या क्या जवाब मिले, ताकि पाकिस्तान की इलेक्शन दूर नहीं है, ये इलेक्शन इशू बनना है। ये अल्लाह ताला हम पे करम और फजल कर रहा है। इस सारे शर में से इंशाअल्लाह ताला खैर निकलेगी। कल देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हम पे बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन हमारा माली जो है गवाही देता है नवंबर 2007 में, जब अदलिया की तहरीक चली और इमरजेंसी लगाई गई, हमने इस्तीफे दिए असेंबली से। मियां शकूर साहब यहां बैठे हुए हैं, मेरा भाई अफरीस बाजवा भी यहां पर कहीं होगा। हम कैद हुए, जंग जेल ले गया हमें, कानून की हुक्मरानी के लिए, आजाद अदलिया के लिए हथकड़ियां लगी, कैद। 23, 24, 25 दिन के बाद हम वहां से वापस आए, असेंबलियों से इस्तीफे दे। उसके बाद जब हुकूमत बनी तो हम हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्टनर थे, शर्त पे कि अदलिया बहाल की जाएगी। जब अदलिया बहाल ना की गई, हमने हुकूमत से लड़ा हो गया। और जब हम अदलिया बहाली के पे इसरार करते रहे, पंजाब हुकूमत हमारी तोड़ दी, गवर्नर राज लगा दिया। और जब हू का आलम था, कोई बंदा परिंदा जो है बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। मियां नवाज शरीफ जो है अपने जानसारों के साथ अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन से निकला, हथेली के ऊपर अपनी जान रख। ऑर्डर किया गया उस वक्त की पंजाब हुकूमत, जो गवर्नर राज लिखा गया था, हम गोली चलाओ, पुलों को उड़ा दो। ये जुलूस पर पाकिस्तान के अंदर लाहौर से बाहर न निकलने पाए। मियां नवाज शरीफ जो लाखों बंदे लेके जब उसने रावी क्रॉस किया, इक़्तिदार का जो ऐवानों में ज़लज़ला आ गया और गुजरांवाले पहुंचने से पहले